नमस्कार दोस्तों, मूमल इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए दिनांक 23 अप्रैल 2022 को कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पेपर का 100% सटीक समाधान लेकर आए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पेपर का सॉल्यूशन। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है अपठित गद्यांश, जिसको हमें पढ़ करके इन प्रश्नों का सही उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला जो है प्रश्न वह है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका उत्तर है द भारतीय संस्कृति। दूसरा है मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उत्तर है 10। तीसरा, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। ब अभय। रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। उत्तर द रघुकुल के। अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द है ब प्रतिकूल। भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। द संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। अगला जो है हमारा वह है अपठित पद्यांश। इसको हमें पढ़ करके जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर देना है। पहला है हमारा उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है द बचपन। बचपन में क्या नहीं होता है। स पुरुषार्थ ज्ञान का मोह। मधुर शब्द का विलोम शब्द है स कटु। अगला प्रश्न है हमारा छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ है। इसका उत्तर है अ छुआछूत को नहीं जानते थे। अगला है अंगूठा चूसने को किसके समक्ष माना है। इसका उत्तर है द दूध के कुल्ले करने के। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा आंसू शब्द का तत्सम शब्द है द अश्रु। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहां डैश गुण होता है। इसका उत्तर है दोस्तों प्रसाद गुण। अगला है जो हमारा प्रश्न काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व डैश कहलाते हैं। इसका उत्तर है हमारा काव्य दोष। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में डैश मात्राएं होती हैं। उत्तर है दोस्तों हमारा 26। छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह डैश होता है। तो लघु वर्ण का जो चिन्ह होता है वह एक सीधी रेखा होती है और गुरु वर्ण का ये एस जैसा चिन्ह होता है। अलंकार मुख्य रूप से डैश प्रकार के होते हैं। तो अलंकार जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर डैश अलंकार होता है। तो इसका उत्तर है हमारा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है हमारा निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। तो हमारा पहला है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। उपमेय, इसका उत्तर है हमारा उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या है दोस्तों। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए उस जगह हमारा रूपक अलंकार होता है। हमारा अगला है प्रश्न मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका हम उदाहरण कुछ भी लिख सकते थे, जो आपको आता था वो हमने यहाँ पर लिखा है। देखो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही धीरे धीरे। क्या है दोस्तों। देखो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही धीरे धीरे। अगला जो है हमारा प्रश्न वह है जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इसका जो हमारा उत्तर है वह है दोस्तों समाचार पत्र। क्या है। समाचार पत्र मुद्रित प्रिंट अखबार जिसे हम कहते हैं, जो आज तक हमारे चल रहे हैं अखबार। जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारा कब कैसे कौन। आप ये पढ़ ही चुके होंगे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। हमारा अगला जो है 5वां प्रश्न वह है विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा दोस्तों समाचार पत्र
और पत्रिकाएं। क्या होगा? समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पत्रिकाएं जिन्हें हम मैगजीन्स कहते हैं आजकल, वे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है? तो इसका उत्तर है हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मन्नू की बुआ का नाम था पारो। अगला जो प्रश्न है, निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? इसका उत्तर है प्रयोगवाद या मुक्तक छंद। क्या है दोस्तों? प्रयोगवाद या मुक्तक छंद। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीत देखी? प्रभु। इसका उत्तर है जो दोस्तों हमारा वह है, प्रभु कृपा रीति जीहे जो ही। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां, वह है, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो जो इसका उत्तर है हमारा वह है रस, आनंद, अनुभूति और रमणीयता। क्या है दोस्तों हमारे? रस, आनंद, अनुभूति और रमणीयता। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैसे लिखे कहानी? पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका है, कहानी के आरंभ में आकर्षक ढंग से शुरुआत, सवाल छोटे हों, अंत स्वाभाविक हो, सरल सुबोध भाषा हो। अगला जो हमारा है और लास्ट प्रश्न है, नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो इसका दोस्तों हमारा होगा मंच का या समय का बंधन। क्या है दोस्तों? मंच का या समय का बंधन। अब दोस्तों हमारा पहला खंड जो है वह समाप्त हो चुका है। अब हम खंड ब पे आते हैं। इसमें हमें प्रश्न संख्या 4 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम सीमा जो है 40 शब्द की सीमा है। इसमें हमें इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है हमारा, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? इसका जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा। दूसरा है, बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तीसरा है, आवश्यक आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। इसका जो हमारा उत्तर होगा वह होगा, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विषय अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली का प्रयोग हो सकता है। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे यह ध्यान में रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए। तो इस अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। संवदिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो ये इसका उत्तर है वह है, इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें विपन्न, बेसहारा तथा सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, मानसिक यातना तथा पीड़ा की मार्मिक चित्रण हुआ है। अगला जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है, चार हाथ लघु कथा में मिल मालिक के मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो हमारा पहला जो हमारा उत्तर है उसका पहला पॉइंट है, कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटी तनख्वाह पर रखा। दूसरा, मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए। तीसरा, लकड़ी के हाथ लगवाए। चौथा, लोहे के हाथ लगवाए। जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न वह है दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी या असगर वजाहत में से किसी एक रचनाकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो जो हमारा दोस्तों इनका परिचय है, हम बता रहे हैं आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म इनका हुआ था 1883 में जयपुर में। इनकी मृत्यु हुई थी 1922 में। इनके जो निबंध हैं, रचनाएं हैं, उनमें निबंध है इनका कछुआ धर्म, और इनकी जो कहानी है
उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धि का कांटा, ये इनकी कहानियां हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह कविता केदारनाथ सिंह की है। इस कविता में कवि पतंग उड़ाते हुए बच्चों से हिमालय किस दिशा में है पूछते हैं। बच्चे भी बड़े उत्साह से उत्तर देते हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान का संबंध मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास कवियों को असमर्थ क्यों मानते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा, क्योंकि संसार में इतनी प्रखर बुद्धि भला किसकी है जो जगत की पूज्य वाग्देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। इसलिए उन्होंने कवियों को सरस्वती माँ की उदारता का बखान करने में असमर्थ माना है। जो हमारा अगला प्रश्न है 11, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय अथवा विद्यापति में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो इसमें जो साहित्यिक परिचय वह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का। तो इनका जन्म हुआ था 1991 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक, नई कविताओं के अगुआ कवि थे। कविता संग्रह हैं इनके भगनयन, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर इनका उपन्यास है, और शेखर एक जीवनी, स्मृति लेखा इनकी संस्मरण है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई। तो इसका जो होगा हमारा उत्तर वह होगा, भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस कारण सूरदास की बदनामी पूरे मोहल्ले में हुई। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात पर भूप दादा क्या उत्तर देते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद हमारा जो है वह है, खूब मनाओ दशहरा दिवाली। उसके बाद है हमारा अगला, आरोहणी कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पहाड़ों पर बहुत बड़े पेड़ होते हैं, सुंदर हरी हरी घास होती है, आसपास नदी की पानी की कलकल आवाज़ आती है, सुंदर सुंदर पक्षी, वन, सभी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते थे। अब हमारा तीसरा खंड आ जाता है, खंड स। इसका हमारा पहला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों हमारा, इस कहानी के पात्र संभव अपनी प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता था। पारो के एकमात्र दर्शन से संभव उसके प्रेम में डूब गया था। यह प्रश्न हमें अथवा में दिए थे, 2 प्रश्न थे इसमें। जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है, ये भी हमें जो भी प्रश्न आएंगे वे सभी अथवा में आएंगे, तो हम दोनों में से किसी एक को करना है। हम जो उत्तर दे रहे हैं वह है, सरोज स्मृति कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह एक शोक काव्य है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा 18, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वह होगा, पहला सरल स्वभाव और दूसरा कर्मशील। अथवा वाला जो हमारा दूसरा प्रश्न वह है, आरोहण कहानी के आधार पर भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा, पहला मेहनती व्यक्ति, दूसरा पहाड़ों को अपना सब कुछ मानते थे, तीसरा कठोर परिश्रमी। जो हमारा खंड द है वह है, खंड द में प्रश्न 19, निम्नलिखित पठित पद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी 2 पद्यांश दिए हुए हैं आपको, इनको आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो पहला पद्यांश है वह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। और जो दूसरा हमारा पद्यांश है वह गीतावली से, तुलसीदास जी की गीतावली से लिया हुआ है। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्नलिखित पठित
गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी हमारा जो 20वां प्रश्न है, दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको पूरे हिंदी के पेपर का जो है एकदम सही सॉल्यूशन बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में भी ज़रूर बताइए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें बताएंगे आपको आपके कितने नंबर आए हैं, आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हों, ये हमारी कामना है। अब हम अपने 20वें प्रश्न पर आते हैं। तो इसका जो हमारा दूसरा जो गद्यांश है ये हमारा लिया है रामचंद्र शुक्ल की कहानी कच्चा चिट्ठा से। आप उसके आधार पर इसका सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। जो हमारा 21वां प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखिए। तो नीचे 4 विषय दिए हुए हैं, उनमें है पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग, दूसरा कंप्यूटर क्रांति, बदलता जीवन, तीसरा है कोरोना काल, नई चुनौतियां, और चौथा है यदि मैं प्रधानाचार्य होता। इन चारों में से आपको किसी एक विषय पर 400 शब्दों में एक निबंध लिखना था। निबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि वह बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लिख दें। चलिए दोस्तों, हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियोस मिलती रहें। और हमारी पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल पर दे रखी है, आप सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय मुमल इंग्लिश क्लासेस।